अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजंस। अच्छा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी होता क्या है। ए प्लान और एक्शन डिजाइंड टू अचीव लॉन्ग और ओवरऑल एम। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, काम शुरू करती है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटजी अगर हम आम अल्फाज में कहें तो इट्स ए लॉन्ग रन प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वो प्लानिंग जो कि मे बी 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए जो बनाई जाती है, जिसको हम अचीव करने की फिर कोशिश करते हैं। An organization strategy has a long-term impact on the nature and characteristics of the organization. In large measure, in large measure, strategy affects the ability of an organization to complete its intended purpose. Intended purpose means जिस पर्पस के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं, और इसका बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट भी होता है ऑर्गेनाइजेशन पर। द नेचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन इट्स मिशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी कैसे बनाता है, ये डिपेंड करते हैं उसके मिशन पे। अब मिशन क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, याद रखें, जब भी कोई आपसे पूछे कि आपने ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई है, तो जब आप वजह बताते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस की, तो आपका जो जवाब होगा वही आपका ऑर्गेनाइजेशन का मिशन भी होगा। जिस तरह हम पढ़ भी लेते हैं अभी, इट सिंपली मीन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी है, ये जवाब आपका मिशन स्टेटमेंट होगा। मिशन वैरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना मिशन होता है। अगर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना तरीके का मिशन होगा। अगर प्रोडक्शन वाले हैं तो उनका अपना मिशन होगा। तो ये डिफ्रेंशिएट होता है, डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। जिस तरीके का वो बिजनेस कर रहे हैं, उसके मुताबिक ही वो अपना मिशन फिर स्टेब्लिश करते हैं। इट डिस्क्राइब्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज। अच्छा, ये मुख्तलिफ चीजें आपको बताते हैं। पहली चीज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मींस द करंट कैपेबिलिटीज। हु इट टू सर्व, ऑर्गेनाइजेशन किसको सर्व करेगी। इट मींस यूर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स की अगर मैं बात करूं, तो आमतौर पर जब हम पूछते हैं स्टूडेंट से दैट हु आर द स्टेक होल्डर्स, तो वो कहते हैं दे आर द इंटरेस्टेड पीपल। अभी किस चीज में इंटरेस्टेड पीपल, जो कारोबार में जिनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल में जाऊं, तो स्टेक होल्डर्स वो तमाम लोग हैं जिनके डिसीजन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से वो लोग इफेक्ट होते हैं। उन तमाम लोगों को स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे कस्टमर्स को ले लें। अगर हम प्राइसेस ज्यादा कर देते हैं तो कस्टमर इफेक्ट होता है ना। लेकिन अगर कस्टमर किसी भी वजह से, क्वालिटी की वजह से, क्वांटिटी की वजह से, प्राइस की वजह से हमारा प्रोडक्ट बाय करना छोड़ देता है, खरीदना छोड़ देता है, तो उनके इस डिसीजन से हमारी कंपनी इफेक्ट होती है। तो देखिए, ये टू वे ट्रैफिक होती है। ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से वो इफेक्ट होते हैं या उनके डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो सकती है, उन तमाम लोगों को स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद है एंड व्हाट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन यूनिक। अच्छा, यूनिकनेस या नोवेल्टी का होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दुनिया जहां की ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज या तो काम कर रही है दुनिया में, लेकिन अगर आपने कुछ अलग करके बेचना है, इफ यू वांट टू क्रिएट ए न्यू पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, तो आपने कुछ यूनिक चीज लानी होगी, तभी आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। अदरवाइज अगर आप सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उनके तो काफी टाइम हो गया मार्केट में, तो कस्टमर्स अपने पुराने सप्लायर्स के पास या अपने पुराने रिटेलर्स के पास ही जाएंगे वो चीज खरीदने के लिए। सो यूर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव समथिंग यूनिक। अच्छा, मिशन स्टेटमेंट जब भी आप लिखते हैं तो उसमें दो चीजें होना जरूरी है। मींस आपका मिशन स्टेटमेंट ऐसा हो कि दो 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 सवालों का जवाब दे। कौन कौन से, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करना चाहते हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, और हम जो करना चाहते हैं वो हम कैसे करेंगे। तो ये दोनों का जवाब अगर होगा आपकी मिशन स्टेटमेंट है में, तभी वो कंप्लीट कंसिडर की जाएगी।
अच्छा जी, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या होता है कि आप एक स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन चूजेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव इट्स डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स तो मौजूद होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन तो मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट वन को सेलेक्ट किया जाता है ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एम जो हैं, गोल्स जो हैं, उनको अचीव करने में आसानी हो। A company that has not taken the time to develop a strategic plan will not be able to provide its employees with directions or focus। याद रखें, इसमें आगे एक टॉपिक भी आ रहा है, स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स फोकस। तो जब तक आप, अच्छा, ज्यादा टाइम कोशिश करें कि आप स्ट्रेटेजिक प्लान को बनाने में ही गुजारें। जब आप ज्यादा टाइम गुजार के स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं तो वो, देखिए याद रखें, प्लान कैन नॉट बी 100% राइट, 100% इम्प्लीमेंटेबल। लाजमी आपने उसमें चेंजेस करनी होंगी, और ये लाजमी नहीं है कि आप जिस तरह आपने एस्टिमेशंस किए या फोरकास्टिंग की है उसके ऊपर फिर आपने प्लानिंग की होगी कि वो 100% ठीक ही हो। लेकिन कोशिश की जा सकती है कि कम अज कम हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, कम अज कम। तभी हम एम्प्लॉयज को एक डायरेक्शन दे सकते हैं और फोकस दे सकते हैं, जिसकी तरफ जाके या जिस पे फोकस करके या जिस पे पूरे कंसंट्रेट करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। इसके फिर डिफरेंट स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। वन बाय वन हर एक स्टेप को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है जी हमारे पास, डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कैसी। सिर्फ ये नहीं बताना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ये नाम है या इस तरह की। इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने डिस्कस करनी होगी, डिफाइन करनी होगी। फर्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूर कस्टमर्स। जब तक आपके पास एक कंप्लीट कस्टमर बेस नहीं होगी, उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने में नाकाम रहेंगे। आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए कि मेरे कस्टमर्स कौन हैं, वेदर दे आर एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, वेयर दे आर मेल, वेयर दे आर फीमेल, मेल हैं, फीमेल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, कौन से कल्चर से हैं, कौन से फैमिली बैकग्राउंड से हैं, उनका रिलीजन क्या है। ये तमाम चीज़ें आपको अपने कस्टमर्स के बारे में पता होनी चाहिए। तभी आप अपने कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनकी जो उनको सेटिस्फेक्शन दे सकें। द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट। कस्टमर्स का पता जब लग गया, फिर आपको प्रोडक्ट बनाना है जी। प्रोडक्ट के साथ काफ़ी सारी चीज़ें लिंक होती हैं। फर्स्ट वन इज द फिजिकल प्रोडक्ट। अच्छा, ये फिजिकल नहीं भी हो सकता, इट मींस इफ यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज देन सर्विसेज आर नॉट विजिबल, ठीक है, वो फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं होती। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स जो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, तो उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें लिंक हैं। इसके साथ आपकी जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो, उसकी प्राइसिंग, उसकी प्रमोशन कैसे की जाएगी, वो उसकी प्लेसमेंट कैसे की जाएगी, वो तमाम चीज़ें इसके साथ आपने ऐड अप करनी होंगी। तभी आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छा, फिर इसकी ब्रांडिंग करना, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसकी पैकेजिंग करना, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपके आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। इसकी प्रमोशन करना, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया है, आपके कस्टमर्स को कैसे पता लगेगा कि आपने प्रोडक्ट बनाया है, तो उसकी प्रमोशंस करना। तो ये तमाम चीज़ें आपके प्रोडक्ट के साथ लिंक होती हैं। फिर है जी टेक्नोलॉजी। जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी कौन सी रिक्वायर्ड है, क्या वो आप इजीली अरेंज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, या अपनी बना सकते हैं या नहीं। तो ये तीनों चीज़ें आपने पहले डिफाइन करनी होगी if you want to make the strategy for your organization। The second point is define the strategic mission। फिर आपने अपना स्ट्रेटेजिक मिशन बनाना होता है। याद रखें, जितना क्लियर आपका मिशन होगा उतना क्लियर वो आपको रास्ता दिखाएगा। A clearly stated mission will provide the guidelines। गाइडलाइंस जितनी क्लियर होंगी, आपको अपना गोल अचीव करने में उतनी ही आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, डिफाइन द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। अच्छा, याद रखें, मिशन जो होता है ये लॉन्ग रन के लिए होता है। लॉन्ग रन के ऊपर हम डायरेक्टली फोकस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आपने सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, ये नहीं कि डायरेक्टली ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर जो है ये आपका मिशन होता है।
फिर आप मुख्तलिफ स्टेप्स या स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, वो आपको पहुंचाता है फर्स्ट फ्लोर तक। इसी तरह आपको मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप अपना मेन जो आपका मिशन है उसको अचीव करने में कामयाब हो सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स जो टाइमली आपने साथ साथ चेंज करनी होती हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते करते आपने आगे जाना होता है अपने मिशन की तरफ। Organization has to identify the performance target needed to reach clearly stated objectives. These objectives may include, अच्छा कौन कौन से objective हो सकते हैं? First one is the market position relative to competition. Market में आपकी position क्या है? अच्छा position को आप दो सेंस में ले सकते हैं। एक तो मार्केट में आपकी पोजीशन क्या है, मींस कि आपका मार्केट में कितना मतलब कितने लोग आपको जानते हैं। फिर मार्केट पोजीशन ये हो सकती है कि आपने अपने कस्टमर्स के माइंड में किस तरह की पिक्चर बनाई हुई है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में रिलेटिव टू कंपटीशन, अपने कंपेटिटर के मुकाबले में। आपने अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में अपने कस्टमर्स के जहन में कैसी पिक्चर क्रिएट की हुई है जिसकी बेस पे वो आपके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। याद रखें उस अपने कस्टमर से प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। डिपेंड ये फिर आप पे डिपेंड करता है, ब्रांडिंग पे, आपके एडवर्टीजमेंट पे, ये तमाम चीज़ें फिर आती हैं इसमें कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपने इस चीज़ को भी बेहतर बनाना होता है कि प्रोडक्शन जो आप कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जाए, या सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन किया जा सके। डिजायर्ड मार्केट शेयर, अच्छा देखिए मार्केट शेयर क्या होता है, टोटल मार्केट में कितने कस्टमर्स हैं और उन कस्टमर्स में से मेरा कस्टमर्स कितने। मेरे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने लॉयल कस्टमर्स होते हैं। तो मार्केट शेयर ये है कि देखिए मिसाल के तौर पे पूरे मार्केट में जो मेरे टारगेट मार्केट है उसमें 1000 कस्टमर्स टोटल हैं, उसमें से 25 कस्टमर्स 250 कस्टमर्स सॉरी मेरे हैं। इट मीन्स आई एम जनरेटिंग 25% ऑफ द कस्टमर्स आई एम गैदरिंग। तो ये मेरा मार्केट शेयर होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन की ये कोशिश होती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने सॉरी अपने मार्केट शेयर को ज्यादा करे और बढ़ाए। याद रखें मार्केट में नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर शॉर्ट रन ये सेम ही रहते हैं। आपको पता है एकदम से आबादी नहीं बढ़ती। 1000 बंदे हैं मार्केट में तो ये 1000 रहेंगे एटलीस्ट फॉर 6 मंथ फॉर 1 ईयर एटलीस्ट। कम अज कम तो इतना ही रहेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। जब भी आपने अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना है, याद रखें आपने अपने कंपेटिटर से कस्टमर्स को लाना होगा। अब वो कैसे लाएंगे वो डिपेंड करता है डिफरेंट चीज़ों पे। मिसाल के तौर पे एक दो बता देता हूं, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पे। अगर आप वही क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके कस्टमर्स प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आपकी प्राइस कम है तो कस्टमर्स आएगा आपके पास। नंबर टू, दूसरी चीज ये हो सकती है द यूनिकनेस। अगर आपकी प्रोडक्ट यूनिक है फिर प्राइस थोड़ी सी ज्यादा भी हो तो कस्टमर उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, लेकिन अगर आप यूनिक चीजें डिलीवर कर रहे हैं टू योर कस्टमर्स फिर भी आपका कस्टमर्स कंपेटिटर को छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आना शुरू हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है जी इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मिसाल के तौर पे उनको कोई इशू आ रहा है आपके प्रोडक्ट जो उन्होंने लिया हुआ है उसको यूज़ करने में, या गारंटी वारंटी हो गया। कोई गारंटी मीन्स कि वो आपको रिप्लेस करके देंगे प्रोडक्ट, और वारंटी मीन्स कि रिपेयर करके दी जाती है प्रोडक्ट। तो ये डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर्स को ताकि कस्टमर सिक्योर फील करे आपका प्रोडक्ट खरीद के। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको पता है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो आपको भी चेंज होना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ। सॉरी, आपने अपनी टेक्नोलॉजी को भी चेंज करना चाहिए विद द सिनेरियो विद द सिचुएशन। जैसे जैसे मार्केट में टेक्नोलॉजी बूम करती जा रही है आपके पास नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप अच्छी प्रोडक्ट्स या अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। राइज इन सेल्स, अपनी सेल्स को कंटिन्यूअसली बढ़ाना ये तभी हो सकेगा जब आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, तभी आप अपनी सेल को राइज कर सकते हैं। अच्छा ये फोर्थ पॉइंट है मेरे ख्याल से, डिफाइन द कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी। अच्छा कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी वो होती है जो कि आपके कंपेटिटर्स के अगेंस्ट बनाई जाती है। आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपके कंपेटिटर्स के पास नहीं है, इसको कंपेटिटिव एडवांटेज कहा जाता है। कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए ज़रूरी है यू मस्ट हैव समथिंग यूनिक,
या तो आपकी प्राइस कम हो, लेकिन याद रखें प्राइस तो कम नहीं की जा सकती। देखें प्राइस कम करना कोई मुश्किल बात नहीं है, अपनी प्राइस को थोड़ा कम कर दें, प्रॉफिट मार्जिन कम कर दें तो प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, ये कोई स्ट्रेटेजी तो ना हुई ना, ये तो एक लेमैन भी कर सकता है। स्ट्रेटेजी क्या होगी आपके कंपेटिटर्स के अगेंस्ट, कि आप क्वालिटी मेंटेन रखें, प्रॉफिट भी कमाएं और फिर भी प्राइस को कम करें, ये होती है जी स्ट्रेटेजी। इसमें फिर अगर आगे टाइम मिला तो इस पर डिस्कशन भी कर लेते हैं कि आप किस तरह से क्वालिटी और कॉस्ट को, क्वालिटी और प्राइस को मेंटेन करते हुए अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। एक तरीके तो इसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जिसमें पहले बात हो चुकी है, लेकिन इसमें और भी काफी सारे पॉइंट्स आते हैं, वो अगर टाइम मिला इंशाल्लाह तो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, डिफाइन द कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी में फर्स्ट वन आता है द इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, एरिया में जियोग्राफिकल एरिया नहीं कह रहा हूँ, एरिया में वो एरिया कह रहा हूँ, मींस आप के आपकी पूरी मार्केट का मैं कह सकता हूँ, या वो जगह जहाँ पे आपकी तरह है के ही कारोबार सारे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको इंडस्ट्री कहा जाता है। फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ द मार्केट। आप जिस इंडस्ट्री में है, जिस मार्केट में, उसका साइज क्या है। इफ इट्स ए ह्यूज, तो उतना ही फिर मार्केट में कस्टमर भी ज्यादा होगा, और आपके लिए कस्टमर शेयर, मार्केट शेयर को ग्रैब करना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि जितनी बड़ी मार्केट होगी याद रखें उतने ज्यादा ही आपके कंपेटिटर्स होंगे, और जितना कंपेटिटर्स ज्यादा होते हैं उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जिस तरह के नेक्स्ट पॉइंट है कंपेटिटिव प्रॉफिटेबिलिटी। याद रखें जितना कंपेटिटर ज्यादा होंगे सारा एडवांटेज मिलता है लास्ट कंज्यूमर्स को। वाई? बिकॉज देयर इज राइवलरी बिटवीन द कंपेटिटर्स, और इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो श्रिंक होके रह जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? एवरीवन इज ट्राइंग टू सेल ए लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से वो अपनी प्राइसेस को कम कर देते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को गिरा देते हैं। तो कंपेटिटिव प्रॉफिटेबिलिटी ये होता है कि आप अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आप फिर कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर हासिल करने के लिए कि आप अपने कंपेटिटर से कम पैसा कमाते हैं या कम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन एडजस्ट हो जाता है। न्यू मार्केट एंट्रीज। अच्छा, आप जिस मार्केट में बैठे हैं वहां पे एंट्री की क्या पोजीशन है। एंट्री का मतलब कि आप जिस मार्केट में बैठे हैं वहां पे कोई भी बंदा आके कारोबार शुरू कर सकता है कि नहीं, एंट्री पे बैरियर्स हैं आपकी मार्केट की तरफ से, ये भी आपने फाइंड आउट करना होता है। जितना मार्केट में एंट्री आसान होती है उतना कंपटीशन ज्यादा होता है। कोई भी का बंदा है वो देख लेता है कि भाई ये कारोबार तो ये इस मार्केट में चल रहा है, वो आके वहां पे कारोबार शुरू कर लेता है, और इन दिस वे ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बनता चले जाता है। तो ये जरूरी है, जितना बैरियर ज्यादा होंगे एंट्री में उतना ही कंपटीशन कम होगा, जितने बैरियर्स कम होंगे उतना ही कंपटीशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री थ्रेट्स। अच्छा, आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए कौन कौन से थ्रेट्स अवेलेबल है मार्केट में। मार्केट में थ्रेट्स होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मिसाल के तौर पे आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी क्या पोजीशन चल रही है, एकदम से गायब तो नहीं हो जाएगा मार्केट से। अगर रॉ मटेरियल गायब हो गया तो फिर आप रॉ मटेरियल नहीं ला सकेंगे, और आपका सारा का सारा साइकिल जो है वो रुक जाएगा। जो आप ऑपरेशंस करते हैं वो फिर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा। तो इंडस्ट्री में कौन कौन से थ्रेट्स हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट मेन जो आपकी हेडिंग है दैट इज द कंपटीशन। कंपेटिटर के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप उनसे मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। फर्स्ट वन है जी हमारे पास स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ कंपेटिटर्स। आपको पता होना चाहिए कि आपके कंपेटिटर की स्ट्रेंथ क्या है। उनकी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो जानना जरूरी है, उसको ओवरकम करना जरूरी है, कि हमारे पास भी वो स्ट्रेंथ्स हों जो उसके पास हैं। वीकनेसेस क्या हैं, कि उसके पास कौन सी वीकनेसेस हैं जो कि हम मतलब उसको टारगेट करके उसके कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हैं। ये वो स्वाट एनालिसिस आपने पढ़े होंगे, तो ये उसी में से 2 पॉइंट्स हैं। ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द कस्टमर्स, कि आपकी कस्टमर ऑफ द कंपेटिटर, सॉरी, कि आपके कंपेटिटर की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है टारगेट मार्केट। कंपटीशन में टारगेट मार्केट का होना
मीन्स इट्स अ पॉइंट दैट द यूर टारगेट, आप जिस कस्टमर्स को या जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं उनको कौन कौन टारगेट कर रहा है आपके कंपेटिटर्स में से। मीन्स सेम आपके जो टारगेट हैं वो कौन कौन सी कंपनीज के टारगेट्स हैं। याद रखें, इनफैक्ट यही आपके सही मानों में कंपेटिटर्स होते हैं। बाकी या तो उनका टारगेट मार्केट डिफरेंट होता है, या उनकी टारगेट मार्केट में जैसे हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, वो उनमें से शायद हमारी हम एक एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, वो किसी और को कर रहे होंगे, तो वो हमारा टारगेट, वो फिर हमारे कंपेटिटर्स नहीं होते। कंपेटिटर्स वही होंगे जिनके ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ सेम होंगे, और जिनका टारगेट मार्केट सेम हमारे टारगेट मार्केट जैसा होगा, दे आर द रियल कंपेटिटर्स जिनके साथ हमें compete करना होता है। प्राइसिंग, हमारे कंपेटिटर किस तरह की प्राइसिंग यूज कर रहे हैं, फिर हम उनसे कंपेटिटिव प्राइस रख के कस्टमर्स को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड लास्ट स्टेज सिंपल है, इम्प्लीमेंट। अच्छा, बताने में सिंपल है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बड़ा मुश्किल होता है। इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज, आपने अभी तक एक प्लान बनाया है, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लास्ट पॉइंट इज इवेल्युएट प्रोग्रेस। अच्छा, आपने स्ट्रेटजी तो इम्प्लीमेंट कर दी, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि आप उसकी उसका रेगुलर फीडबैक लेते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को या उसकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करते हैं कि क्या मैंने जिस तरह से प्लानिंग की थी, क्या मैंने जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की थी, क्या मैं उसी रास्ते पे सही तरीके से जा रहा हूँ कि नहीं। और यही आपको बहुत अच्छा फीडबैक देता है और आपको आगे चलने में हेल्प करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट्स स्ट्रेटजी both now and in future through evaluating feedback। जितना आप अच्छे तरीके से फीडबैक लेते हैं, ये फिर आपको बताता है कि आपने अभी किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करनी है स्ट्रेटेजी की, और फ्यूचर का भी बताता है कि फ्यूचर में किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रेटेजीज को। मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे इतनी बात काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।